शांत हो जाइए। देखिए इधर, कथनांक उन्नयन से संबंधित जो भी थ्योरी है जो अभी तक पढ़े हैं, आज वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारा न्यूमेरिकल पर काम करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा इसको समाप्त कर लें जो बचा हुआ पार्ट है इसका। आप हेडिंग डाले हैं वैल्यू ऑफ के बी, ये ना था। अब आप कुछ लिखिए नहीं, सिर्फ देखिए। डेल्टा टीवी बराबर होता है के बी गुना एम, होता है ना। अच्छा, यदि m का मान 1 हो, यदि किसी सॉल्यूशन के लिए m का मान कितना हो जाए 1, तो ऐसी स्थिति में डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा के बी गुना 1, यानी डेल्टा टी बी बराबर के बी। यहाँ से एक बात स्पष्ट समझ में आया कि जो के बी है वही डेल्टा टी बी है, और जो डेल्टा टी बी है वही के बी है। डेल्टा टी बी है क्वथनांक उन्नयन, इसका मतलब क्वथनांक उन्नयन ही के बी है, लेकिन एक कंडीशन है, क्वथनांक उन्नयन ही के बी है, लेकिन कब? जब विलयन की मोललता 1 हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वैसे विलयन जिसकी मोललता 1 होती है उसके क्वथनांक उन्नयन को ही हम मोलल उन्नयन स्थिरांक के भी कहते हैं। कह सकते हैं या नहीं? एक और बात, जिस विलयन का मोललता 1 हो उसे हम मोलल विलयन कहते हैं। याद कीजिए, नॉर्मल सॉल्यूशन, डिसी नॉर्मल, इस तरह का बात बताए थे, वहाँ पर ये बात बताया गया था। तो हम सिंपल तौर पर कह सकते हैं कि मोलल विलयन के, हम जैसे ही मोलल विलयन के बोले तो इंडिकेट हो जाता है कि विलयन की मोललता 1 है। मोलल विलयन के क्वथनांक उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक के भी कहते हैं। क्या दिक्कत भी है इसमें? तो आप इसको उतारिए, नीचे रो दे के लिखिए। जो चीज़ बोर्ड पर लिखा हुआ है पहले आप इसको लिख लीजिए, और इसको लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। नीचे एरो देंगे और लिखेंगे मोलल विलियन, ब्रैकेट में लिख देना स्मॉल एम बराबर 1 के, देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है, जैसे लिखा जा रहा है वैसे लिखेंगे। नीचे में लिखना है मोलल विलियन एम बराबर 1 के क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। हो गया? नीचे एरो दीजिए और लिखिए अलग अलग द्रव के लिए, अलग अलग द्रव के लिए केबी का मान
अलग अलग द्रव के लिए केबी मतलब वही मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान अलग अलग होता है। अलग अलग द्रव के लिए केबी का मान अलग अलग होता है। हो गया? स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। जल के लिए केबी का मान वैल्यू ऑफ केबी फॉर वाटर जल के लिए केबी का मान वैल्यू ऑफ केबी फॉर वाटर। अभी हम लोग लिखे हैं कि अलग अलग द्रव के लिए केबी का मान अलग अलग होता है। हम जल का केबी मान निकालेंगे अभी, और हम देखेंगे कि किसी द्रव के केबी का मान निकाला कैसे जाता है एक्सपेरिमेंट से, प्रयोग के द्वारा। और यदि कोई दूसरा द्रव हो तो उसके लिए केबी का मान जल के केबी के मान से अलग कैसे हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, अभी अब आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि जो बातें हैं वह कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है, और इस एक्सपेरिमेंटल बातों को आपको ढंग से समझना है। हम एक बर्तन में पानी लेते हैं और हम तौल कर पानी को लेते हैं, और यह पानी लिया जाता है 1 kg। कितना केजी वाटर है? 1 kg वाटर। यदि यह शुद्ध जल है तो हम यदि लैब में जाकर इसमें थर्मामीटर डाल दें और गर्म करें, जब ये खौलेगा, बॉईल होगा, तो थर्मामीटर टेम्परेचर 100 डिग्री सी बताएगा, क्योंकि पानी का जो सामान्य क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सी होता है। तो एक्सपेरिमेंट से बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि इस पानी के T0B का मान क्या है। पानी है तो ये तो तय ही है कि वो 100 डिग्री सी होगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब आप क्या कीजिए, T0B का है कहे, क्योंकि ये शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी के क्वथनांक को हम T0B से सूचित करेंगे। अब सुनिए, अब आप क्या कीजिए, इसमें 1 मोल यूरिया डाल दीजिए, या 1 मोल चीनी डाल दीजिए, या 1 मोल ग्लूकोज डाल दीजिए, कुछ और डाल दीजिए, तीनों में से एक कोई। तो 1 मोल यूरिया मान लेते हैं, हम मिला देते हैं। अब जैसे ही इसमें हम 1 मोल यूरिया मिलाए, तो अब यह शुद्ध पानी नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? विलियन। और विलियन बनने के बाद बढ़िया से मिला दो आप, विलियन बनने के बाद फिर से आप इसको बॉईल कीजिए। आप एक्सपेरिमेंट सच में यदि कीजिएगा तो आपको ये वैल्यू सच में इतना मिलेगा जो हम लिख रहे हैं, 100.52 डिग्री सी। ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, प्रयोग करके लाया गया मान है यह। क्योंकि यह केबी का जो मान होता है प्रायोगिक मान होता है, हम प्रयोग से ही इसको ला सकते हैं। अब किताब में आपको डायरेक्ट लिख देगा कि जल का केबी मान 0.52 होता है, तो 0.52 होता है, ठीक है, हम याद कर लेंगे, ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन हमको ये जानना चाहिए ना कि आखिर वो मान 0.52 आया कहाँ से, कैसे आया। तो उसके लिए लैब में प्रैक्टिकल करना पड़ता है, और प्रैक्टिकल इसी तरह से करना पड़ता है जैसे हम आपको बता रहे हैं। अब आप एक बात प्रैक्टिकल करना होता है और कुछ थ्योरेटिकल वर्क भी करना होता है। अब आप एक सिंपल सा बात हमको बताइए कि ये जो विलियन है, इसमें विलय के मोल की संख्या 1 है, विलायक का भार 1 kg है। मोललता बराबर क्या होता है? विलय के मोल की संख्या बटे विलायक का भार kg में, यानी 1/1 हो जाएगा। यानी इस विलियन की मोललता 1/1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब सोचिए, इस विलियन की मोललता 1 है, इसका टीवी वैल्यू, T0V वैल्यू हमको पता है। हम सब लोग जानते हैं कि TB माइनस T0B बराबर होता है KB गुना M। यही ना जानते हैं? TB का वैल्यू 100.52 माइनस 100 बराबर KB गुना 1। यहाँ से KB निकालिएगा तो 100.52 में से 100 घटाइएगा तो 0.52 बचेगा। इधर 1 से गुना करें, भाग करें, बतवा तो बड़बड़े होगा। वो जो 1 है रे,
ये क्या हुए, कुछ है ही नहीं, तो केवी का वैल्यू कितना आ गया 0.52। अब देखिए पानी के लिए केवी का मान निकल गया। अच्छा कल यूनिट भी ना आप पढ़े थे इसका, देखिए वो डिग्री सी केजी पर मोल होगा या केल्विन केजी पर मोल होगा। तो आप चाहें तो ये यूनिट लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं डिग्री सी केजी पर मोल, या और करके आप इसी को लिख सकते हैं 0.52 केल्विन केजी पर मोल। अब यहाँ आपको एक और बात समझना चाहिए। अब देखिए डिग्री सी में भी वैल्यू समान है और केल्विन में भी वैल्यू समान है, जबकि आज से पहले ऐसा कभी देखे थे कि डिग्री सी और केल्विन दोनों वैल्यू समान हो। डिग्री सी को केल्विन में यदि बदलेंगे तो 273 जोड़ना पड़ता है, तब ना बदलता है उसमें। अब आप देखिए कि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू समान आएगा, और ऐसा काहे होगा इस बात को भी थोड़ा समझ लीजिए आप। ये इतना डिग्री सी है, ये इतना डिग्री सी है, और ये जो वैल्यू है 0.52, ये दोनों का अंतर है ना, तो ये अंतर भी हो गया 0.52 डिग्री सी। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अरे 100.52 डिग्री सी माइनस 100 डिग्री सी बराबर 0.52 डिग्री सी होगा। अब आप एक काम कीजिए, इसको केल्विन में बदल दीजिए। केल्विन में बदलिएगा तो इसमें भी 273 जोड़िएगा, इसमें भी 273 जोड़िएगा, फिर घटाइएगा तो आपको तो अंतर उतने आ जाएगा। आपको अंतर फिर तो आ जाएगा 0.52 का ना, क्योंकि आप सेम चीज जोड़ रहे हैं 273 273। इसका ये मतलब हुआ कि चूंकि ये दो ताप का अंतर है, और जब दो ताप का अंतर हो ना तो वह डिग्री सी और केल्विन में अलग अलग नहीं होता है, क्योंकि डिग्री सी में अंतर निकालें या केल्विन में अंतर निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से केवी का मान डिग्री सी केजी पर मोल में भी हो सकता है, केल्विन केजी पर मोल में भी हो सकता है, लेकिन जनरली यह वैल्यू आपको किस में देगा, केल्विन में, क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में केल्विन का ही जरूरत पड़ता है। और ये बात समझ में, इस प्रकार से आज के बाद आप केवी का मान हमेशा याद रखेंगे। जल के लिए केबी का मान क्वेश्चन दे भी सकता है, जल के लिए केबी का मान क्वेश्चन नहीं भी दे सकता है। दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी यदि जरूरत है आपको जल के लिए केबी का, तो वो किताब कॉपी या हम आपके लिए यह समझेंगे कि आपको यह वैल्यू याद है, आप यह जानते हैं कि यह 0.52 होता है। तो जल के लिए केबी का मान 0.52 होता है। समझ में आया कि कैसे केबी का मान निकाला जाता है। अब हम लोग लिखे हैं कि अलग अलग द्रव के लिए केबी का मान अलग अलग होता है, तो थोड़ा यह भी समझ लें कि क्या है। अच्छा बताइए, यदि आप यहाँ पर 1 kg वाटर, आप सॉल्वेंट के रूप में वाटर लिए, आप यदि सॉल्वेंट के रूप में वाटर ना लें तो दूसरा कुछ लीजिएगा, जैसे बेंजीन। क्या बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होगा? जरूरी तो नहीं कि 1 मोल यूरिया डालने के बाद यह 0.52 से ही बढ़े, यह थोड़ा ज़्यादा से भी बढ़ सकता है, थोड़ा कम से भी बढ़ सकता है। यह तो इसके नेचर पर डिपेंड करता है ना, कि अंदर में जाने के बाद कैसा गोल खिलाया, ये क्या किया नहीं किया, वो तो उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ से ये स्पष्ट तौर पर यह बात कही जा सकती है कि अलग अलग द्रव यदि होगा तो उसका जो केवी का मान होगा वह अलग अलग होगा। हाँ, पानी के लिए यह मान 0.52 होता है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। इसको उतारिए और उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे उसको। बनाइए फोटो जल्दी से। केवी को निकालने का यह एक तरीका है।
क्या हुआ, दिक्कत हो रहा है देखने? यहाँ पर 0.52 डिग्री सी डॉट केजी डॉट पर मोल। और उसके नीचे है 0.52 केल्विन डॉट केजी डॉट पर मोल। आगे बढ़े क्या? लिखिए नीचे रो देखे। रे पीछे खिस्सा कर रहा है। लिखो। लिखेंगे जल के लिए केबी का मान जल के लिए केबी का मान 0.52 केल्विन केजी पर मोल होता है। 0.52 केल्विन केजी पर मोल होता है। हो गया, लिख लिए? अब इधर देखिए, अगेन लिखिए और साथ साथ लिखिए भी। अगेन लिखिए। कल हम लोग पढ़े थे टीवी माइनस टी नॉट बी बराबर के बी गुना ए गुना 1000 बटे बी गुना मॉलिक्यूलर वेट। यदि हम इस टी नॉट बी को उधर लेके जाएं, इधर माइनस में है, उधर ये प्लस में बदल जाएगा, तो टी वी बराबर होगा के वी गुना ए गुना 1000 बटे बी गुना मॉलिक्यूलर वेट प्लस टी नॉट बी। खरा हो जाओ कोना वाला रे, टोपी के बगल वाला खरा हो। हाँ, कुछ दिक्कत है क्या तुमको? काहे बोले जा रहा है? उतारने में भी आवाज आती है क्या? कलम आवाज करता है क्या जी तुम्हारा? सिखाएगा तुम रे? सुनिए ध्यान से इधर। मान लीजिए 2 विलियन के लिए टीवी का मान कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर वेट का मान कांस्टेंट है, बी का मान कांस्टेंट है, केबी का मान कांस्टेंट है, लेकिन ए का मान कांस्टेंट नहीं है। मतलब दोनों के लिए ए का जो वैल्यू है वह अलग अलग है। तो आप बताइए कि ए यदि अधिक होगा या कम होगा तो इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? टीवी पर। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ए ऊपर है ना अभी, तो ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा और ये घटेगा तो वो घटेगा, यानी सब चीज कांस्टेंट हो जाए तो ये जो टीवी है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? ए के। ए क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और यही ना विलय की मात्रा है, इसी को ना हम ए कह रहे हैं। अच्छा जरा सोचिए कि ए कांस्टेंट हो जाए लेकिन बी वेरिएबल हो जाए, मतलब सब कांस्टेंट है वो खाली बी वेरिएबल, मतलब बी का मान आप बदल सकते हैं। विलय वी क्या है? विलायक की मात्रा। अरे विलायक का भारे है ना ग्राम में, तो ये बढ़ेगा तो टीवी घटेगा और ये घटेगा तो टीवी बढ़ेगा। चूंकि ये नीचे है ना तो उल्टा संबंध हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम यहां से कह सकते हैं टीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ। देखिए सुनिएगा ध्यान से, यदि आप ये बोल दिए कि टीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तब आप सीधे कहेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन आप यदि गलती से कह दिए
कि टीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब आप समझते हैं कि आप क्या बोल गए? इसका मतलब आप बोल दिए 1/1 इतना, और तब ये फिर हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप समझे नहीं हम क्या बोल रहे हैं? आपने कहा कि टीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो आप सीधे बोलिए, लिखने के लिए 1 तो लिखेंगे, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 1 बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सिर्फ आप जैसे इसको दो तरह से बोल सकते हैं। आप इसको बोल सकते हैं टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये सही है। और यदि आप इन्वर्सली बोल दिए टीबी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो आपको सिर्फ बोलना पड़ेगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब बातों की गंभीरता को समझिए कि आप जो बोल रहे हैं उसके अर्थ का अनर्थ हो सकता है यदि आप थोड़ा सा भी उसको लिखने में गड़बड़ी कर दिए तो सीधा उल्टा रिलेशन हो जाएगा ना जी। तो इसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, नहीं तो टीबी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा सोचिए, यदि ए और बी भी कांस्टेंट हो जाए, मॉलिक्यूलर वेट ही बदल जाए, तो मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने से टीबी घटेगा। यहां भी इन्वर्सली का उल्टा का संबंध है, तो यहां भी हम लोग कह सकते हैं, बोलिए तो, टीबी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये विलियन का क्वथनांक है ना, विलियन का क्वथनांक विलय के आणविक द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है, आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं। तो ये लिख देते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब जो बात आप पढ़े हैं यहाँ पर टोटल 3 बात पढ़े हैं ना, इसका क्या फायदा मिलेगा आपको क्वेश्चन में, हम आपको एक क्वेश्चन से समझाते हैं। पहले आप इसको उतारिए, देखिए कितना कंसेप्चुअल चीज है ये, बिना किसी कैलकुलेशन के आप एक रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। इस तरह का बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बढ़े आगे, हो गया यहाँ तक? क्वेश्चन लिखिए तो एक, देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है और समझ के बनाइएगा क्वेश्चन को। लिखिए तो, निम्नलिखित निम्न में से किस विलियन का क्वथनांक, किस विलियन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा? ऑप्शन नंबर ए 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन, 10% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन, 10% वेट बाय वेट sugar solution, and D all have same boiling point। समझिए इसका मतलब सबका क्वथनांक बराबर होगा, सेम होगा। सही ऑप्शन क्या है?
चलो इस क्वेश्चन को पहली बार आया है, हम बता देते हैं, आगे से मत गड़बड़ाना, ठीक है। इधर देखो 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है, सो बताओ तो। 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम विलय है, यही इसका मतलब। जब सब जगह 10% है, इसका मतलब सब जगह 10 ग्राम विलय है और 100 ग्राम विलियन है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हर जगह विलायक 90 ही ग्राम होगा? कैसे? 100 में से 10 घटा दीजिए। विलय के भार को आप कहते हैं A और विलायक के भार को आप कहते हैं B। तो एक का वैल्यू 10 ग्राम और दूसरे का वैल्यू 90 ग्राम। अब आपको नहीं लगता है कि A और B इस तीनों में समान्य है, यानी ए बी का मान कांस्टेंट हो गया। अभी जो फॉर्मूला तुम लिखा था टीवी बराबर के बी गुना ए गुना 1000 अब बी गुना एम अब प्लस टी नोट भी, यही ना लिखा था। तो सब जगह ए का मान, मतलब इस तीनों के लिए हम अलग अलग इक्वेशन लिखे, तो हर जगह ए का मान 10 10 10, हर जगह बी का मान 90 90 90, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। टी नोट बी का मान हर जगह 100, क्योंकि कहीं भी विलायक का चर्चा नहीं है, विलायक जल होगा। इसका मतलब ए का मान कांस्टेंट, बी का मान कांस्टेंट, टी नॉट बी का मान कांस्टेंट। और पानी हर जगह विलायक है, या विलायक की हर जगह पानी है, और पानी के लिए केवी का मान फिक्स है, वो तो आप पढ़े हैं अभी तुरंत, 0.52 केल्विन के जी पर मोल होता है। आ रही है बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में कांस्टेंट क्या नहीं है? मॉलिक्यूलर वेट। एक बार ग्लूकोज है, एक बार यूरिया है, एक बार शुगर है, और सबका केमिकल फॉर्मूला अलग अलग होता है, सबका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होगा। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा उसका क्वथनांक, उस विलियन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, शुगर का होता है 342 और ग्लूकोज का होता है 180। तो सबसे कम यूरिया का है, इसका मतलब सही आंसर बी होगा। समझ में आया कि देखने मात्र से कैसे क्वेश्चन बन जाएगा? ये थ्योरी आपको इसमें आपकी काफ़ी मदद करेगा। और सुनिए, मॉलिक्यूलर वेट कैसे कांस्टेंट होगा? जब अलग अलग सॉल्यूशन हो, सॉल्यूट सब में एक के हो, तब ना मॉलिक्यूलर वेट समान होगा। तो हो सकता है उसमें वो मान बदल दे, ए का मान बी का मान कुछ हो तो बदल देगा ना। तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सुनिए, इसी में एक और तरह का क्वेश्चन एराइज हो सकता है। यह भी तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस विलियन का क्वथनांक सबसे कम होगा? ये सबसे अधिक वाला था ना, तो सबसे कम वाला भी तो पूछा जा सकता है, जिसका सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा। अच्छा, एक बात और, आप लोग इस 3 चीज़ का फॉर्मूला बिल्कुल मत भूलिए। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है। ग्लूकोज C6H12O6, मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है। और शुगर C12H22O11, मॉलिक्यूलर वेट जोड़ेंगे 342 है। जनरली इस थ्योरी को आप यदि नहीं पढ़े होते ना, तो आप डी में चेक मार देते। आपको लगता है सब एक के जैसन है, ये है तो सबका बॉइलिंग पॉइंट के जैसन होगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उतारिए, उतारेंगे क्या? उतार तो लेवे किया था, चेक मार लिया ना रे। उधर अपना यदि जानते हो तो लिखना जरूरी नहीं है, ये नहीं जानते हो तो जरूर लिख लो। क्या हुआ छोटा भीम? तबीयत खराब नहीं, तबीयत खराब नहीं था, कल पूजा था इसके घर में, क्या रे था ना, इसीलिए कल ये नहीं आया है। अरे हमको इसके बारे में सब पता रहता है, छोटा भीम है ना रे। नहीं नहीं, ये खुद बताया। चलो इधर देखो, अब इसका लास्ट थ्योरी हम आपको बताते हैं। केवी का मान, अभी केवी का मान हम पढ़ रहे थे ना, केवी का मान एक और तरीके से निकाला जाता है, और ये फिजिक्स का तरीका है। और आपको इसके लिए एक फॉर्मूला नोट करना पड़ेगा। नोट में आप इस बात को लिख लीजिए, नहीं तो न्यूमेरिकल बनाने में आपको समस्या आ सकती है। केवी बराबर होता है RT² बटा 1000 गुना LV।
इसमें बस आप ये समझ लीजिए आर क्या है, टी क्या है, एल वी क्या है। तुम जिस द्रव के केवी का मान निकालना चाहते हो, टी उस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट। इंग्लिश में लिखे थोड़ा सा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लेकिन ध्यान रहे यहां हर हाल में ये किस यूनिट में रहेगा? केल्विन में। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है ना, और उसका यूनिट हर हाल में इस फॉर्मूला में किस में होना चाहिए? केल्विन में। ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, थोड़ी देर में हम इसको केमिस्ट्री का बना देंगे। और आपको पता होना चाहिए डिग्री सी को केल्विन में कैसे बदलते हैं? 273 जोड़ देते हैं। जैसे टी के जगह यदि तुम 10 लो, यानी 10 डिग्री सी को यदि तुमको केल्विन में बदलना है तो 10 + 273 283 हो जाएगा। 100 डिग्री सी बराबर कितना केल्विन? 100 + 273 यानी 383 केल्विन। टी समझा? टी क्या है? क्वेश्चन में तुमको यदि द्रव का बॉइलिंग पॉइंट दे दे तो टी का मान दे दिया एलवी। हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश में? हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम, इसको बोलते हैं प्रति ग्राम वाष्पीकरण की ऊष्मा। यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो जरूर नोट कर लीजिए, प्रति ग्राम वाष्पीकरण की ऊष्मा। ये क्वेश्चन तुमको देगा और इसका यूनिट या तो रहेगा कैलोरी पर ग्राम या फिर इसका यूनिट रहेगा जूल पर ग्राम। अब ये क्या है वाष्पीकरण की ऊष्मा प्रति ग्राम? अच्छा, 1 ग्राम तुम जल ले लो और तुम चाहते हो कि उसको वाष्प में बदल दें हम, तो बताओ उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा कि नहीं? जितना हीट लेकर 1 ग्राम जल वाष्प में बदल जाता है, द्रव से वाष्प में बदल जाता है, हम उसी ऊष्मा की मात्रा को जल का क्या बोलेंगे? एलवी। अब समझा प्रति ग्राम वाष्पीकरण की ऊष्मा का क्या मतलब है? और ये एनर्जी जनरली कैलोरी में रहेगा या फिर जूल में रहेगा, और क्वेश्चन इसका मान आपको देगा। और ये जो R है, R गैस कांस्टेंट है, इसका 2 तरह का मान होता है। इसका एक मान होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, या इसी का एक और मान होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। अब ध्यान रखना तुम, एलवी का मान यदि कैलोरी में दिया तो आर का मान कितना लोगे? 2। और एलवी का मान यदि जूल में दिया तो आर का मान कितना लेंगे? 8.31। क्वेश्चन में टी का मान देगा, एलवी का मान देगा, आर का मान तुम याद रखोगे और इसको गुना भाग करोगे तो क्या उसका केवी नहीं निकल जाएगा? इस तरह से केवी निकल जाता है आसानी से। और ये फिजिक्स का फॉर्मूला था, और केमिस्ट्री को बदलने में इसमें बस 10 सेकेंड का टाइम लगेगा। केमिस्ट्री में क्या ग्राम चलता है? किस में चलता है? मोल में। तो ग्राम को किस में बदल देंगे? मोल में। ग्राम को मोल में बदलने के लिए क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट से भाग देते हैं। तो एलवी में जैसे ही हम मॉलिक्यूलर वेट से भाग देंगे तो नीचे में बट्टा एम लिखाएगा, ये बट्टा एम ऊपर में जाके गुना में बदल जाएगा, यानी अब ये केवी बराबर हो जाएगा m गुना आर टी स्क्वायर बटे 1000। ये जो एलवी है केमिस्ट्री में इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा एच वी पी। जो चीज यहां है वही चीज ये है, खाली सिंबल बदल गया है, लेकिन अंतर है, ये प्रति ग्राम है और यह प्रति मोल है। आर हो गया, टी हो गया, ये सब एक ही चीज है जो यहां पढ़ा। नया नया चीज कौन सी आया इसमें? एम आया और डेल्टा एच वी पी आया, ही आया ना। अब देखो ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला है, ये है इन केमिस्ट्री। यहां पर एम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा एच वी पी क्या है?
प्रति मोल वाष्पीकरण की उष्मा, प्रति मोल वाष्पीकरण की उष्मा। इंग्लिश में इसी को हम लोग कहेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल। ये थ्योरी समाप्त हो गया। कल आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए, ये सब आप बना के लाइएगा। 4 क्वेश्चन हम इससे पहले भी दिए थे, डिस्कस नहीं हुआ है, वो भी आप बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, 60, 61, 62 यह क्वेश्चन पहले दिया गया था और आज नया क्वेश्चन पढ़ रहा है 63, 64, 65 वो है शायद इसमें, 65। कल हम पूरा क्लास में इसी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। कल आप सभी आदमी के पास न्यूमेरिकल का हार्ड कॉपी, न्यूमेरिकल वाला कॉपी और बना हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं खाली हाथ लेके चले आएंगे। और एक और बात, ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा आप लोगों का टेस्ट होगा। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक नंबर कट ऑफ तक आना चाहिए, नहीं आएगा भगा देंगे, फिर पढ़ाएंगे नहीं हम आपको। हाँ, पहला चैप्टर आपका छूटा हुआ है, हो सकता है थोड़ा कम आए, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि तुम 0 ले आओ। अरे नॉर्मल बोर्ड लेवल रहेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बोर्ड लेवल का रहेगा, आईआईटी स्टैंडर्ड का नहीं रहेगा। पहले क्वेश्चन में आईआईटी स्टैंडर्ड दिलवा दोगे, पता चलेगा किसी को माइनस में आ रहा है नंबर, किसी को प्लस में आ रहा है। हम ये बात इसलिए बोल दिए हैं ताकि आप लोग अभी से तैयारी में लगे रहिए, रिवीजन करते रहिए, बाद में ये मत कहिएगा कि सर बोले नहीं डायरेक्ट टेस्ट ले लिए। अच्छा, एक और बात सुनो, ये जो सोचता होगा कि तुमको कहेंगे कि रे बउआ फलाना दिन तुम्हारा टेस्ट होगा और तुम आना सज संवर के, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चैप्टर खत्म होगा, फाइनली डेट अनाउंस नहीं करेंगे, हम बोल देंगे कि अब टेस्ट किसी दिन भी आपका हो सकता है। जिस दिन भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगा बैच में, टेस्ट उसी दिन होगा, समझ गया। और ये भी नहीं होगा कि सुबह वाला बैच में आज हुआ, तुम्हारे बैच में आज ही होगा, फिर दूसरे दिन होगा। क्वेश्चन भी सुबह वाले बैच का कुछ और रहेगा, तुम्हारे बैच का कुछ और। अब समझ रहा है कि खतरनाक होने वाला है जो भी है, तुम्हारा फंटिसबाजी यहाँ चलेगा नहीं।